नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। एनजीटी के एक आदेश पर दायर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से जवाब तलब। कम टीडीएस वाले स्थानों पर वाटर प्यूरिफायर पर लगाई गई थी रोक। इस आदेश को शीर्ष अदालत में दी गई थी चुनौती। रूस के आक्रामक रवैये के बाद तुर्की ने दी मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के इस्तेमाल की धमकी। बॉस्फोरस और दरदानेल जनसंधियों को बंद कर सकता है तुर्की। रूस की वॉरशिप्स के मूवमेंट को रोकना है मकसद। रूस यूक्रेन तनातनी के बीच आर्थिक जानकारों ने लगाया भारत से गेहूं निर्यात बढ़ने का अनुमान। फिलहाल गेहूं के वैश्विक निर्यात के मामले में सबसे आगे है रूस। वर्तमान वैश्विक गेहूं निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम। चंद्रयान मिशन 2 के एक पेलोड ने डिटेक्ट की सोलर प्रोटॉन इवेंट। इस घटना से अंतरिक्ष में रेडिएशन बढ़ने की संभावना। पिछले महीने इसी पेलोड से डिटेक्ट हुई थी कोरोनल मास इजेक्शन की घटना। और भारतीय मंदिर स्थापत्य से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ उद्घाटन। सम्मेलन में दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों की विशेषताओं पर की गई चर्चा। 11वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी के बीच दक्कन के पठारी क्षेत्र में बने थे अनेक मंदिर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल के इस आदेश पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक आदेश जारी किया था। इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा गया था कि वह आरओ निर्माताओं को निर्देश देकर उन स्थानों पर वाटर प्यूरिफायर लगाने से रोक लगाए जहां पर पानी में टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स का स्तर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यह आदेश एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद आया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि पानी में टीडीएस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो आरओ सिस्टम उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि यह पानी से गैर जरूरी लवणों के साथ महत्वपूर्ण खनिजों को भी हटा देगा। साथ ही इससे पानी की बर्बादी भी होगी। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिना मिनरल्स वाले पानी के दुष्परिणामों के बारे में जनता को जागरूक करने का भी आदेश दिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इसी आदेश को चुनौती देते हुए वाटर क्वालिटी इंडिया एसोसिएशन द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। इस संस्था ने आरओ निर्माताओं के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत में अपील की थी। अब अदालत ने केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को 3 सप्ताह के अंदर इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है। आपको बता दें कि आरओ द्वारा पानी में टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स पदार्थों जैसे रसायन, वायरस, बैक्टीरिया और लवण को कम करके पीने योग्य बनाया जाता है। लेकिन आरओ द्वारा पानी से गैर जरूरी लवणों के साथ महत्वपूर्ण खनिजों को भी फिल्टर कर दिया जाता है। इससे इस पानी का सेवन करने से मानव शरीर में अनेक आवश्यक खनिजों की कमी हो जाती है और स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दरअसल टीडीएस से तात्पर्य पानी में घुले हुए कुल कणों या ठोस पदार्थों की सांद्रता से है। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट आदि अकार्बनिक लवण होते हैं जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं। इनकी जरूरत से ज्यादा मौजूदगी से पानी अशुद्ध या कठोर हो जाता है और मानव द्वारा उपयोग में लाने लायक नहीं रहता। बता दें कि कम टीडीएस वाले स्थान वे होते हैं जहां पर पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स या तो अनुपस्थित होते हैं या बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच अलग अलग देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसी कतार में अब तुर्की का नाम भी आ रहा है। तुर्की ने धमकी दी है कि वह रूस की वॉरशिप्स की मूवमेंट को रोकने के लिए अपनी रणनीतिक जलसंधियों को बंद कर सकता है। यहाँ बात हो रही है 2 जलसंधियों बॉस्फोरस और दरदानेल्स स्ट्रेट की। ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन का इस्तेमाल कर इन्हें जल्द ही बंद करेगा ताकि रूसी जहाज भूमध्य सागर के रास्ते ब्लैक सी तक ना जा सके। आपको बता दें कि दरदानेल स्टेट्स पूर्वी भूमध्य सागर के एक हिस्से एजियन सी को मरमरा सागर से जोड़ता है
मरमरा के उत्तर पूर्व में ही बॉस्फोरस संधि है जो उसे ब्लैक सी से जोड़ती है। बॉस्फोरस संधि तुर्की के इस्तांबुल शहर में आती है। बॉस्फोरस संधि ही इस्तांबुल के एशियाई और यूरोपीय हिस्से को अलग करती है। दोनों ही संधियां व्यापार के लिहाज से भी काफी अहम है, क्योंकि रूस अजरबैजान में बनने वाले तेल का यूरोप को निर्यात इसी रूट के जरिए होता है। बात करें मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन की, तो 1936 के इसी समझौते में यह तय हुआ था कि इन दो रास्तों पर तुर्की का नियंत्रण रहने वाला है। इस संधि पर 1923 में हुई लुसाने की संधि के सदस्य देशों ने ही दस्तखत किए थे। करार के तहत ही तुर्की को इन जल संधियों से निकलने वाले नौसैन्य जहाजों के आने जाने पर नियम बनाने की शक्ति दी गई है। इसके साथ ही तुर्की को अधिकार है कि वह जरूरत पड़ने पर किसी संघर्ष में शामिल देशों के जहाजों को आने जाने से रोक दे। हालांकि इसी में ब्लैक सी से सटे देशों के लिए एक छूट भी है। अगर ऐसे किसी देश का जहाज प्रतिबंध लगने से पहले भूमध्य सागर के बाहर है, तो वह अपने अड्डे तक लौटने के लिए इस पैसेज का इस्तेमाल कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आर्थिक जानकार भारत के लिए कृषि निर्यात के मौके देख रहे हैं। फिलहाल गेहूं के वैश्विक निर्यात के मामले में रूस सबसे आगे है और भारत टॉप 10 देशों में भी नहीं है। रूस अंतर्राष्ट्रीय निर्यात का 18% हिस्सा निर्यात करता है। गेहूं उत्पादन के नजरिए से देखें तो यूरोपियन यूनियन इसमें सबसे आगे है, लेकिन देशों में सबसे पहले चीन, फिर भारत और तब रूस का नाम आता है। देशों में पिछले 5 सालों से चीन और भारत की लगातार यही स्थिति बनी हुई है। निर्यात के लिहाज से देखें तो रूस, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस इनमें सबसे ऊपर है। लेकिन ऐसा क्यों है कि चीन और भारत के मुकाबले काफी कम उत्पादन के बावजूद रूस और अमेरिका निर्यात में आगे हैं? इसकी बड़ी वजह है रूस और अमेरिका में शीतोष्ण घास मैदानों का होना। रूस में स्टेपीज जबकि अमेरिका में प्रेरीज मैदान है जो अच्छी गुणवत्ता के गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। दूसरी तरफ चीन और भारत जैसे देशों की आबादी ज्यादा होने से यहाँ गेहूं की खपत काफी ज्यादा है। वैश्विक गेहूं निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम की है। वहीं यहां से होने वाले सभी तरह के निर्यातों में गेहूं 10% पर आकर ठहरता है। बता दें कि 2016 में जहां हम महज 50 मिलियन टन का निर्यात करते थे, 2021 में वह बढ़कर लगभग 250 मिलियन टन हो गया है। बांग्लादेश, नेपाल, UAE और श्रीलंका भारतीय गेहूं के सबसे बड़े आयातक हैं। आर्थिक तंगी से गुजर रहे मिस्र ने अब स्वेज नहर का सहारा लिया है। मिस्र सरकार ने स्वेज नहर से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट शुल्क बढ़ा दिया है। इसके साथ ही नहर के दक्षिणी सिरे को और चौड़ा किए जाने की बात भी सामने आई है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली 120 मील लंबी यह नहर दुनिया के सबसे व्यस्त रूट्स में से एक है। दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स की बात करें तो इनमें सबसे आगे उत्तर अटलांटिक महासागर का इंग्लिश चैनल है। इसके बाद प्रशांत और हिंद महासागर के बीच सबसे छोटा रूट देने वाली मलक्का जल संधि का नाम आता है। तीसरे पायदान पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर है। व्यस्तता के मामले में पनामा के बाद स्वेज नहर और फिर हॉर्मुज जल संधि है। वैश्विक व्यापार का लगभग 10% हिस्सा स्वेज नहर के रास्ते होता है। यह नहर एशिया और यूरोप के देशों को व्यापार करने के लिए 7000 किलोमीटर की दूरी कम कर सबसे छोटा रूट मुहैया कराती है। आधिकारिक तौर पर स्वेज नहर का निर्माण 1859 में शुरू हुआ था, जो 1869 में पूरा हुआ। नवंबर 1869 में इस नहर को खोल दिया गया था। 1956 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और तिरान की जल संधि को बंद कर दिया। इस फैसले के बाद ही यूके, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर हमला किया। हालांकि बाद में यूनाइटेड नेशंस की अगुवाई में मामले को सुलझा लिया गया। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का विचार पहली बार 19वीं सदी में नहीं लाया गया। इन दोनों सागरों को जोड़ने की बात पहली बार 1887 से 1849 ईसा पूर्व के बीच मिस्र के शासक रहे फारो सेनोसिर तृतीय ने की थी। हालांकि इसके लिए नील नदी का सहारा लिया जाना था। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी 6ठी आकलन रिपोर्ट का दूसरा भाग जारी किया है। इस रिपोर्ट के दूसरे भाग का शीर्षक क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट्स, एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी रखा गया है तथा इसे IPCC के कार्यकारी समूह सेकंड द्वारा तैयार किया गया है।
रिपोर्ट का दूसरा भाग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जोखिमों और अनुकूलन उपायों से संबंधित है। यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए प्रकृति तथा मानव समाज की वल्नरेबिलिटी और क्षमताओं की सीमाओं की भी समीक्षा करती है। इसके अलावा रिपोर्ट की खास बात यह है कि इसको तैयार करने के दौरान कार्यकारी समूह द्वारा पहली बार क्षेत्रीय स्तर पर आकलन भी किया गया है। अगर रिपोर्ट की बात भारत के संदर्भ में करें तो यह भारत के लिए कुछ चेतावनियां जाहिर करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्री जल स्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाली आबादी के मामले में भारत दुनिया में सबसे वल्नरेबल देशों में से एक है। अगर भारत समय रहते अपने उत्सर्जन में कटौती नहीं करता है तो हीट वेव्स, आर्द्रता और समुद्री जल स्तर आदि के बढ़ने से भारत में निवास की दशाएं बहुत खराब हो जाएंगी। यदि भारत का उत्सर्जन इसी दर से बढ़ता रहा तो इस सदी के मध्य तक समुद्री जल स्तर में हुई बढ़ोतरी से भारत की लगभग 35 मिलियन आबादी को वार्षिक तटीय बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। इसके चलते जान माल दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं भारत के शहरों में हीट वेव्स की बढ़ोतरी से वायु प्रदूषण, शहरी परिवहन, पानी, स्वच्छता, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही रिपोर्ट में भारत के शहरों में बढ़ती आबादी के जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने की बात भी कही गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में वेट बल्ब टेम्परेचर को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि उत्सर्जन में कटौती नहीं की गई तो वेट बल्ब टेम्परेचर के बढ़ने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। बता दें कि वेट बल्ब टेम्परेचर हीट और आर्द्रता के बीच एक संतुलन की अवस्था होती है। दरअसल यह वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडलीय हवा ठंडी हो सकती है। इस तापमान के बढ़ने से हीट और आर्द्रता का संतुलन बिगड़ जाएगा और वायुमंडलीय हवा ठंडी नहीं हो पाएगी, जिससे मानव जीवन के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। छठी आकलन रिपोर्ट में 3 कार्य समूहों का योगदान शामिल है। इस रिपोर्ट का पहला भाग पिछले साल कार्यकारी समूह 1 द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के तीसरे भाग को कार्यकारी समूह 3 द्वारा इसी वर्ष अप्रैल में जारी किया जाना है। गौरतलब है कि आईपीसीसी की 5वीं रिपोर्ट वर्ष 2014 में जारी की गई थी। ईंट भट्टों से जुड़े नए मानकों को आखिरकार सरकार ने जारी कर दिया है। इनसे होने वाले प्रदूषण पर कुछ लगाम लगाने के लिए केंद्र ने 1986 के पर्यावरण संरक्षण नियमों में बदलाव किए हैं। नियमों में इन भट्टों में ईंधन के तौर पर पीएनजी के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है। इसके साथ ही अब आगे से जिग जैग तकनीक और वर्टिकल सॉफ्ट तकनीक पर आधारित ईंट भट्टों को ही इजाजत मिलेगी। वहीं मौजूदा भट्टों को भी इसी तरह की तकनीक में बदलने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही अब पार्टिकुलेट मैटर्स के उत्सर्जन की सीमा को भी तय कर दिया गया है। अब इन भट्टों को प्रत्येक NM3 यानी नॉर्मल क्यूबिक मीटर पर ज्यादा से ज्यादा 250 मिलीग्राम PM के उत्सर्जन की इजाजत होगी। नियमों में आगे कहा गया है कि सभी ईंट भट्टों को PNG, कोयला, फायरवुड या कृषि अपशिष्ट जैसे ईंधनों का इस्तेमाल करने की ही मंजूरी मिलेगी। दूसरी तरफ पीट कोक, टायर, प्लास्टिक और खतरनाक अपशिष्ट को जलाने पर रोक लगा दी गई है। भट्टों की संख्या बहुत ज्यादा होने की हालत में 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर ही नया भट्टा लग सकेगा। भट्टों से निकलने वाली राख से उसी परिसर में ईंट बनाने की बात नए नियमों में शामिल है। बात करें भट्टों के जिग-जैग पैटर्न की तो इसमें ईंटों को कुछ इस तरह लगाया जाता है कि गर्म हवा को लंबा रास्ता तय करना पड़े। इसके इतर पारंपरिक भट्टों में ईंटों को सीधी लाइन में सेट किया जाता है। जिग-जैग पैटर्न में ईंटों तक हीट ट्रांसफर को इंप्रूव किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में कोयला पहले से 20% कम इस्तेमाल होता है। हाल ही में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में मुकम्बू डैम के पास 8 स्मूथ कोटेड ऑटर की पहचान की गई है। इनकी पहचान एक प्रवासी सारस की तलाश के दौरान की गई है। आपको बता दें कि स्मूथ कोटेड ऑटर्स ताजे पानी में रहने वाले और मछलियों का शिकार करने वाले जानवर हैं तथा इन्हें कावेरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षों बाद देखा गया है। दरअसल हाल के वर्षों में कावेरी डेल्टा क्षेत्र में नदी तल के सूखने और मानव द्वारा इस क्षेत्र में अत्यधिक मछली पकड़ने के चलते यहाँ पर इनकी संख्या घट गई है। इसके अलावा इनकी खाल के लिए भी इनका अवैध रूप से शिकार किया जाता रहा है। स्मूथ कोटेड ऑटर्स को IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ये आमतौर पर उथले और शांत पानी के स्थानों
जैसे आर्द्र भूमि, मौसमी दलदली स्थानों, नदियों, झीलों आदि में पाए जाते हैं। ये रात और दिन दोनों समय सक्रिय रहते हैं और अच्छे तैराक होते हैं। साथ ही ये नदियों एवं जलाशयों में मछलियों की आबादी को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें तमिल भाषा में नीरनाई कहा जाता है, जिसका मतलब जलीय कुत्ते या एक्वेटिक डॉग होता है। इसके अलावा स्मूथ कोटेड ऑटर्स एक प्रकार की संकेतक प्रजाति या इंडिकेटिव स्पीशीज भी है। दरअसल ये स्वच्छ और ताजे पानी में रहने वाले जीव हैं, इसलिए किसी जलीय निकाय के पास इनकी संख्या या उपस्थिति से उस जलीय निकाय में स्वच्छता या प्रदूषण के स्तर का भी पता चलता है। गौरतलब है कि स्मूथ कोटेड ऑटर्स को भारत में हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में देखा जाता है। साथ ही दुनिया भर में पाए जाने वाले ऑटर्स की 13 प्रजातियों में से 2 और प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ये दोनों प्रजातियां यूरेशियन ऑटर और स्मॉल क्लाउड ऑटर की हैं। हाल ही में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक पेलोड क्लास ने अंतरिक्ष में सोलर प्रोटॉन इवेंट का पता लगाया है। यह अंतरिक्ष में मनुष्य के लिए अत्यधिक रेडिएशन का खतरा बन सकता है। यहाँ पर क्लास का मतलब है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पिछले महीने इसी पेलोड ने कोरोनल मास इजेक्शन की घटना का भी पता लगाया था। गौरतलब है कि सोलर प्रोटॉन इवेंट को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट ने भी डिटेक्ट किया था, लेकिन यह सैटेलाइट कोरोनल मास इजेक्शन की घटना का पता नहीं लगा पाया था। आपको बता दें कि सूर्य से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स या सौर ज्वाला कभी कभी इंटरप्लेनेटरी स्पेस में अत्यधिक ऊर्जावान कणों का उत्सर्जन करती है। इन्हीं अधिक ऊर्जा वाले कणों के उत्सर्जन की घटना को सोलर पार्टिकल इवेंट कहा जाता है। चूंकि इन अत्यधिक ऊर्जा वाले कणों में ज्यादातर प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इस घटना को सोलर प्रोटॉन इवेंट भी कहा जाता है। इन कणों के कारण अंतरिक्ष में रेडिएशन बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी के मध्य वायुमंडल में भी आयंस या आवेशित कणों का प्रसार हो जाता है। साथ ही ये ऊर्जावान कण या प्रोटॉन अंतरिक्षयानों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रेडिएशन खतरा उत्पन्न कर देते हैं। इसके अलावा कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़ी सोलर फ्लेयर्स के कारण भूचुंबकीय तूफान या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा में बड़े बदलाव होते हैं। गौरतलब है कि सौर फ्लेयर्स सूर्य की सतह से तेज गति से निकलने वाले चुंबकीय प्लाज्मा विकिरण होते हैं। इनकी उत्पत्ति सनस्पॉट से चुंबकीय ऊर्जा के निकलने के दौरान होती है, जबकि इन स्थितियों के परिणाम स्वरूप आने वाले सबसे बड़े सौर तूफानों को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। इसके तहत सूर्य से लगभग 1 अरब टन प्लाज्मा सौर पवनों के साथ पृथ्वी पर आता है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस स्ट्रैटेजी का मकसद अगले 3 वर्षों के भीतर ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 5% तक करना है। साथ ही इसके तहत भारत को 2025 तक कुछ लक्ष्यों को भी पूरा करना है। इनमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी निर्माण सामग्री, मशीन, सॉफ्टवेयर आदि के लिए 50 स्वदेशी तकनीकों का विकास करना, इस क्षेत्र में 100 नए स्टार्टअप्स और 500 नए उत्पादों का निर्माण करना तथा इस क्षेत्र में लगभग 1 लाख नए कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षित करना शामिल है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को 3D प्रिंटिंग के तौर पर भी जाना जाता है। 3D प्रिंटिंग में कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग विधियों से उलट आवश्यक निर्माण सामग्री को परत दर परत जोड़कर नए ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। चूंकि 3D प्रिंटिंग में निर्माण सामग्री को काटने छाटने के विपरीत इसकी विभिन्न परतों को आपस में जोड़ा या एडिशन किया जाता है, इसलिए इस प्रकार के विनिर्माण को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। दरअसल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में प्लास्टिक, सिरेमिक, फाइबर, धातुओं जैसे मटेरियल्स के पाउडर को लेयरिंग विधि के जरिए 3D ऑब्जेक्ट्स में बदला जाता है। इसके लिए कंप्यूटर एडिट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की मदद से पहले ऑब्जेक्ट का डिजिटल मॉडल तैयार किया जाता है। इसके बाद एक 3D प्रिंटर एडिटिव प्रक्रियाओं का उपयोग करके कंप्यूटर एडिट डिजाइन फाइल से 3D ऑब्जेक्ट का निर्माण करता है। इन एडिटिव प्रक्रियाओं में आवश्यक सामग्री की क्रमिक परतों को एक दूसरे के ऊपर तब तक बिछाया जाता है जब तक वस्तु का निर्माण पूरा नहीं हो जाता। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग हमें कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग विधियों की तुलना में
कम मटेरियल के उपयोग से जटिल आकार वाले ऑब्जेक्ट्स को बनाने में सक्षम बनाती है। हालांकि अभी तक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग का उपयोग मुख्य रूप से प्रोटोटाइपिंग के लिए किया जाता रहा है। फिर भी इसकी मदद से स्टेंट और डेंटल क्राउन जैसे कृत्रिम अंगों, विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़े, दवा, कांच के उत्पादों, ऑटोमोबाइल के कल पुर्जों आदि को बनाने में सफलता मिली है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को डिजिटल विनिर्माण की अगली पीढ़ी के तौर पर देखा जा सकता है। यह कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए उभरते क्षेत्रों से संबंधित है। इसलिए इस क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों और निर्यात के नए अवसरों के साथ साथ नए स्टार्टअप्स के उभरने की भी संभावना है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों में बड़े पैमाने पर साइबर हमले हुए हैं। इधर रूस ने कई विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक एक्सेस पर रोक लगा दी है ताकि लोगों तक गलत सूचनाएं ना जा सके। इसी के मद्देनजर लोगों के बीच वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की डिमांड काफी बढ़ गई है। वीपीएन के सहारे लोग या कॉरपोरेट अपना निजी नेटवर्क बना सकते हैं। इसमें ऑनलाइन प्राइवेसी सुनिश्चित की जा सकती है, साथ ही यूजर्स की जानकारी भी नहीं मिलती। इस तकनीक में यूजर्स के इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस को सुरक्षित किया जाता है। वीपीएन को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब एक कंपनी ग्रो करती है तो वह अपने ब्रांचेस का विस्तार करती है। लिहाजा हेड ऑफिस से ब्रांचेस के बीच या फिर ब्रांचेस के बीच आपस में अहम सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक सिक्योर्ड पाथ की जरूरत होती है। इसकी वजह है कि कहीं कंपनी के इंपॉर्टेंट डाटा पब्लिक इंटरनेट से साझा ना हो जाए और वह साइबर हमले की जद में ना आ जाए। इन्हीं सबसे बचने के लिए कंपनीज अपने वीपीएन का इस्तेमाल करती है। एक ही ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले वीपीएन को इंट्रानेट, जबकि बिजनेस पार्टनर के साथ इस्तेमाल होने वाले वीपीएन को एक्स्ट्रानेट कहा जाता है। वीपीएन हमारी डिवाइस और इंटरनेट के बीच कनेक्शन के लिए टनल देने का काम करता है। इसका मतलब पहले हमारी जो सूचना सीधे इंटरनेट सर्वर के पास जाती थी, अब वह वीपीएन से होकर गुजरेगी, जहां हमारा आईपी एड्रेस सिक्योर्ड होगा और सूचनाएं साझा नहीं हो सकेंगी। मिसाल के लिए जब हम रेलवे स्टेशन के वाईफाई हॉटस्पॉट का यूज कर अपनी बैंकिंग ऐप को एक्सेस करते हैं तो बैंक का इंपॉर्टेंट डाटा उस सर्वर से साझा होता है। ऐसे में वीपीएन हमें टनल प्रोवाइड करता है जो अपने आप एक इनक्रिप्टेड लिंक होती है। ये टनल कुछ प्रोटोकॉल्स पर काम करती है। आज के समय में यूज होने वाले प्रमुख प्रोटोकॉल्स में शामिल है पीपीटीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, एसएसएल यानी सिक्योर्ड सॉकेट्स लेयर, टीएलएस यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी आदि। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारतीय मंदिर स्थापत्य से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को देवायतनम नाम दिया गया था। इस दौरान भारत के जाने माने मंदिरों, खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों की खासियतों पर चर्चा की गई। 25 से 26 फरवरी के बीच चली सभा में केंद्रीय मंत्री ने बेलूर और सोमनाथपुर के होयसल मंदिरों की बात भी की। इन मंदिरों को सरकार ने इसी साल यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। होयसल मंदिर समूह का फैलाव कर्नाटक के मध्य हिस्से में है। 11वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी के बीच होयसल शासकों ने दक्कन के पठारी क्षेत्र में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। इनमें बेलूर का चिन्नाकेश्वर मंदिर, हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरम का केशव मंदिर खास है। इसके अलावा बेलावदी, अमृतपुर, होसाहोलालू और नुगेहल्ली मंदिर भी इसी समूह का हिस्सा है। ये मंदिर वैसे तो होयसल शैली में ही बने हैं, लेकिन यहाँ हम चालुक्य शैली का भी असर देख सकते हैं। आमतौर पर ये मंदिर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित हैं, लेकिन कुछ मंदिरों में और भी देवताओं को माना जाता है। बेलूर के चिन्नाकेश्वर मंदिर में एक कूट यानी एक मंदिर में एक ही पूजा स्थल यानी श्राइन मिलता है। बेलूर में ही हमें शालभंजिका की मूर्ति देखने को मिलती है। हलेबीड के होयसलेश्वर और संतलेश्वर मंदिरों में द्विकूट को देखा जा सकता है, यानी एक मंदिर में 2 पूजा स्थल। यह मंदिर शैव धर्म के लिए जाना जाता है। होयसलेश्वर से कुछ दूरी पर ही केदारेश्वर मंदिर है जो त्रिकूट के लिए प्रसिद्ध है। हलेबीड में ही हम लक्ष्मी नारायण यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी को एक साथ देख सकते हैं। दूसरी तरफ शिव, पार्वती और नंदी तीनों को भी एक साथ देखा जा सकता है। बात करें सोमनाथपुर मंदिर की तो यह मंदिर अपने तारे के आकार के विमान के लिए जाना जाता है। यह मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं।
पहला प्रश्न, कुछ जानकार वर्तमान में भारत के लिए गेहूं के निर्यात को बढ़ाने के अवसर की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक इस संदर्भ में इस स्थिति के पक्ष में हो सकते हैं? 1. बफर के मुकाबले गेहूं के केंद्रीय पूल का 2 गुना होना। 2. सीमा शुल्क में कमी। 3. संकर बीजों का उपयोग। या फिर 4. रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस पर बढ़ते आर्थिक प्रतिबंध। दिए गए कूट का उपयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4 या फिर डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, परंपरागत ईंट भट्टे की तुलना में जिगजैग तकनीक से चलने वाले ईंट भट्टे के क्या लाभ हैं? 1. ईंटों को पकने के लिए अधिक समय और ऊष्मा की सुनिश्चितता। 2. पहले के मुकाबले कम कार्बन उत्सर्जन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, प्राय खबरों में रहने वाले मॉन्ट्रेक्स अभिसमय का संबंध है। ए. पूर्वी भूमध्य सागर की रणनीतिक जल संधियों पर तुर्की के नियंत्रण से। बी. रामसर स्थलों में चयनित आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। सी. अंतरिक्ष कचरे के निपटान के लिए पश्चिमी देशों के बीच करार से। या फिर डी. अफ्रीका में उप सहारा क्षेत्र में वनीकरण के उद्देश्य से बने समूह से। अगला प्रश्न, स्वेज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। 2. लाल सागर को भूमध्य सागर से सीधे जोड़ने का विचार पहली बार 19वीं शताब्दी में दिया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। पांचवा और अंतिम प्रश्न, दक्षिण भारत के मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दक्षिण भारत में सभी मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। 2. होयसल मंदिर केरल के पश्चिमी सिरे में विस्तृत है। 3. यहाँ किसी भी मंदिर में भगवान शिव और पार्वती एक साथ एक पूजा स्थल में नहीं हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। नीति आयोग लैंगिक समानता के क्षेत्र में मौजूद अंतराल का पता लगाने और इस दिशा में हुई प्रगति को मापने के लिए एक नेशनल जेंडर इंडेक्स लाने की तैयारी कर रहा है। इससे नीति आयोग को देश में लैंगिक समानता की दिशा में नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी। साथ ही ये इंडेक्स निर्धारित लिंग मैट्रिक्स पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मैप करने और इस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए टूल के रूप में भी काम करेगा। इसके अलावा इस इंडेक्स को सतत विकास लक्ष्यों के फ्रेमवर्क के साथ भी जोड़ा जाएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में लोगों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से #भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी टैग लिखकर अपने सर्टिफिकेट के साथ एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। बता दें कि इस सर्टिफिकेट के लिए लोगों को भाषा संगम मोबाइल ऐप पर अपनी भाषा का चयन करके एक टेस्ट देना अनिवार्य है। दरअसल इस अभियान का लक्ष्य बहुभाषावाद को बढ़ावा देना और भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन देना है। साथ ही लोगों में अनेक भारतीय भाषाओं के बुनियादी संवाद कौशल का भी विकास करना है। इसके अलावा इस अभियान से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। हाल ही में NSE इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक नया इंडेक्स निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स लॉन्च किया है। इस इंडेक्स का उद्देश्य उन स्टॉक्स के पोर्टफोलियो प्रदर्शन को ट्रैक करना है जो यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों, मोटरसाइकिलों, एयरलाइंस, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदाताओं आदि बुनियादी उद्योगों से संबंधित हैं। इसके लिए इन उद्योगों से जुड़े 30 सबसे बड़े स्टॉक्स का चुनाव उनके 6 महीने के औसत फ्री फ्लोट बाजार पूंजीकरण के आधार पर किया जाएगा। बता दें कि इस इंडेक्स में क्षेत्रवार वेटेज के संदर्भ में शीर्ष क्षेत्रों में क्रमशः ऑटोमोबाइल, सेवाएं और औद्योगिक विनिर्माण शामिल हैं। साथ ही इस इंडेक्स के लिए आधार तिथि 1 अप्रैल 2005 और आधार मूल्य 1000 है।
केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना इमिग्रेशन, वीजा जारी करने, विदेशियों के पंजीकरण और देश में उनकी गतिविधियों पर नजर रखने आदि से संबंधित है। दरअसल इस योजना का मुख्य उद्देश्य इमिग्रेशन और वीजा सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं अपग्रेडेशन करना है। इस योजना के शुरू होने के बाद जारी किए गए वीजा और OCI कार्ड की संख्या वर्ष 2019 तक लगभग 64 लाख हो गई है। साथ ही इस योजना के बाद से वीजा प्रोसेसिंग का औसत समय लगभग 3 दिन हो गया है, जो योजना से पहले 15 से 30 दिन के बीच हुआ करता था। हाल ही में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित एक वार्षिक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा स्कोर में सुधार किया है। इसके चलते अब भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में से 43वें स्थान पर आ गया है। आपको बता दें कि यह सूचकांक 50 से अधिक संकेतकों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के बौद्धिक संपदा ढांचे का मूल्यांकन करता है और इस वर्ष अमेरिका इस सूचकांक में शीर्ष पर है। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के आक्रामक रवैये के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक आवेदन दायर किया है। दरअसल यूक्रेन ने रूस पर झूठा दावा करने का आरोप लगाया है, जिसमें रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क ओब्लास्ट में जेनोसाइड की घटनाओं की बात कही थी। इसके बाद से ही 1948 का जेनोसाइड कन्वेंशन एक बार फिर से खबरों में बना हुआ है। बता दें कि जेनोसाइड कन्वेंशन या जेनोसाइड के अपराध की रोकथाम पर सजा पर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जिसे जेनोसाइड या नरसंहार के अपराध के लिए संहिताबद्ध किया गया था। गौरतलब है कि जेनोसाइड या नरसंहार एक ऐसा अपराध है जिसमें लोगों के समूह का उनकी जातीयता, राष्ट्रीयता, धर्म या नस्ल के कारण जानबूझकर और व्यवस्थित विनाश किया जाता है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसकी स्थापना से भारत में डुगोंग संरक्षण की बेहतर सुविधा के साथ साथ उनकी कम होती आबादी को भी रोकने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि डुगोंग, जिसे सी काऊ भी कहा जाता है, एक शाकाहारी स्तनपायी है। ये 30 से अधिक देशों में पाए जाते हैं तथा भारत में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि डुगोंग को IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। साथ ही इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।